बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दुबई जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में कपड़ों का बैग पैक करके रख रही थी जब अचानक शौहर कमरे में दाखिल होते ही बोला। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी और पलटकर उसे देखा, जो अब बेड पर पांव लटकाकर बैठा हुआ पैरों से जूते उतार रहा था। मैं कपड़े छोड़कर उसके करीब जा खड़ी हुई। दुबई? मगर क्यों? मैंने हैरत से इस्तफसार किया कि मेरे शौहर का और मेरा दूर तक भी मुल्क से बाहर जाने का इरादा न था। तभी मैं अपने शौहर से ये बात सुनकर कुछ हैरान हुई थी। जानती तो हो कि मुनीब की बीवी फौत हो चुकी है। मेरे शौहर ने कहा तो मैं हैरान हुई कि उसका यहाँ क्या जिक्र। हाँ जानती हूँ, मगर उसका यहाँ क्या जिक्र? यह हमारे वहाँ जाने से मुनीब की बीवी का क्या ताल्लुक? मैंने हैरानी और उलझन से पूछा। वो वहाँ अकेला पड़ गया है, बहुत गमज़दा है, और मैं नहीं चाहता कि डिप्रेशन में आकर वो अपने साथ कुछ बुरा कर ले, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। मेरे शौहर ने कहा तो मैंने गहरा सांस भरा। और आपका काम? ऑफिस नहीं जाना है क्या आपको? इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली थी। मैंने अपने शौहर अरीब का ध्यान उसकी जॉब की तरफ दिलाया तो वो कंधे उचका गया। कुछ अरसे की छुट्टी ले चुका हूं मैं, इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, हम परसों दुबई के लिए निकल रहे हैं। मेरा शौहर अरीब इतना कहकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया, जबकि मैं इस सब के बारे में सोचती हुई बाहर निकल गई और किचन में आ गई। जब से मैं अरीब से शादी करके इस घर में आई थी, अरीब का मुनीब से इतना प्यार या लगाव मैंने कभी नहीं देखा था कि वो उसकी खातिर, उसकी फिक्र में अपनी जॉब और अपना घर बार छोड़कर बैरून मुल्क उसके पास चला जाए, इस फिक्र में कि कहीं वो अपने साथ कुछ ना कर ले। इन दोनों भाइयों का आपस में रवैया काफ़ी तकल्लुफाना और लिया दिया सा था, जो मेरी समझ से हमेशा ही बाहर रहा था और ताज्जुब का बाइस भी। लेकिन मैंने कभी भी अरीब से इस बारे में बात नहीं की थी कि कहीं उसे बुरा न लग जाए। वैसे भी मेरा इस मामले से कोई लेना देना सिरे से ही नहीं था। मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, मगर मुसलसल अरीब और मुनीब के बारे में ही सोच रही थी। 3 दिन पहले ही उसकी बीवी का इंतकाल हुआ था और आज मेरा शौहर मुझे दुबई ले जा रहा था। उसकी बीवी का अफसोस हमने वीडियो कॉल पर कर लिया था कि इतनी दूर हम जा नहीं सकते थे, मगर अब जा रहे थे, वो भी मेरे शौहर अरीब की मर्जी से। खाना बन गया? अरीब की आवाज़ और सवाल में मैं सोचू से बाहर आई तो सामने देखा, जहां वो कपड़े बदलकर इस्तफसार कर रहा था। सालन बन गया है, रोटी पका कर लाती हूँ, आप जाकर टेबल पर बैठे। मैंने धीमे लहजे में कहा तो वो सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। मैंने उसके बाद अरीब का फैसला बदलने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रही थी कि उसने मुझे दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुनाकर टोक दिया था कि अब इस बारे में बात नहीं होगी। अगले दिन मैंने अपनी और अरीब की पैकिंग भी कर ली थी। हमारे पासपोर्ट वगैरह पहले से ही तैयारशुदा थे, तभी सब इतनी जल्दी से हो गया था, और ज़रूरी कागजात मैंने अपने हैंड बैग में रख लिए थे। पैकिंग करने के बाद शाम को हम मेरे मैके गए, जहाँ जिसको भी हमारे दुबई जाने का पता चला वो हैरान हुआ कि हमारा तो दूर दूर तक ऐसा कोई प्लान उनके इल्म में नहीं था। मगर अरीब सबको अपने जवाबात से मुतमईन करता गया। रात हम वहीं रुके थे। हमारे आने की खुशी में अच्छी खासी दावत का इंतज़ाम कर लिया गया था। अगली सुबह 10 बजे हम वापस आए। घर की सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से लॉक किए, ज़रूरी सामान ढक कर रखा कि न जाने कब तक हमें वहाँ रहना पड़े। और फिर हम लोग 2 बजे अपना सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह 9 बजे के करीब हम दुबई पहुंच चुके थे, और वहां पहुंचकर मैं पहली बार बेहद खुश हुई, क्योंकि वो बहुत प्यारा मुल्क था कि हर चीज़ को मैं बेहद खुश होकर देख रही थी। हमारे मुल्क की निस्बत दुबई बेहद साफ़ सुथरा मुल्क था, जहाँ कवानीन की पाबंदी हर हाल में की जाती है। वहाँ से हम लोग टैक्सी में बैठे और आधे घंटे में मेरे देवर मुनीब के घर पहुँच गए। उसका घर 5 मरले का और 2 मंजिला था, जो बेहद खूबसूरती से जदीद अंदाज में बना हुआ था। नीचे भी 3 कमरे, किचन, लाउंज, बाथरूम थे, जबकि ऊपर भी कमोबेश यही सब था। मुझे हकीकतन उसका घर बहुत पसंद आया था। वो हमें पहले की निस्बत काफ़ी कमज़ोर लगा था और काफ़ी हद तक गमज़दा भी। उसकी हालत देखकर हमारा दिल कट के रह गया, मगर हम सिवाय अफसोस के और कर भी क्या सकते थे। उसकी हालत देखकर लगता था कि उसे अपनी बीवी के मरने का बहुत गम है, तभी उसके बाद से इतना कमज़ोर और मुझाया हुआ हो गया है। हालांकि मुझे याद है, जब मैं दुल्हन बनकर अरीब के घर थी, तब मुनीब काफ़ी सेहतमंद होता था। मेरी सोचों से देखकर भटकते भटकते माजी में पहुंच गई, जब मेरी और अरीब की पहली मुलाकात हुई थी। मैं गांव की रहने वाली थी, जहां हमारा काफ़ी खूबसूरत और कदीम अंदाज में बना हुआ घर था। हमारे गांव में अपनी ज़मीनें थीं, जिसकी वजह से हम माली और माशी तौर पर काफ़ी खुशहाल थे, जिसके बाइस खुदा का शुक्र है कि हमें कोई कमी नहीं थी। हम लोग 6 बहन भाई थे, 3 बहनें और 3 भाई, जिनमें से मेरा नंबर चौथा था। 3 बहन भाई मुझसे बड़े
और 2 मुझसे छोटे थे। बड़े भाई अपने खेतों में काम करते थे, जबकि बहनें शादीशुदा थीं। छोटे दोनों भाई अभी पढ़ रहे थे, जबकि मैं साइकोलॉजी करने के बाद घर पर ही होती थी। बड़े भाई की मंगनी हो चुकी थी और शादी कुछ महीनों में मुतवक्किल थी। उस दिन मैं अपनी बहनों और बड़े भाइयों के साथ मेला देखने आई थी। ये मेला हर साल हमारे गांव के बाहर लगता था, जिसे देखने के लिए मैं बेहद पुरजोश थी, क्योंकि मुझे मेला देखने का बेहद शौक था। मेरी बड़ी बहनें भी अपने ससुराल से यहाँ मेला देखने ही आई थी। इस मेले में घूमती घूमती मैं अपने बहन भाइयों से अलग हो गई। अभी मैं एक झूले की तरफ बढ़ ही रही थी जब मेरी टक्कर एक लड़के से हुई, जो तकरीबन 24-25 साल का था। मैं खुद तब 22 साल की थी। उससे टकराकर मैं नीचे जा गिरी, जिस पर मैं उसे लान तान करती हुई उठी, मगर वो वहीं खड़ा अपनी जगह पर जमा ठिठाई से मुझे घूरता रहा, जिस पर मैं एक जानिब बढ़ गई। मगर फिर जहां जहां मैं जाती वो लड़का मेरे पीछे पीछे ही आता, जिस पर मैं बेतहाशा डर गई और जल्दी से अपने बड़े बहन भाइयों को तलाश करने लगी। मगर मेला बहुत बड़ा था, तभी मुझे उन्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आई। वो लड़का अब भी मेरे पीछे था और फिर काफ़ी देर कोशिश के बाद जब मेरे बहन भाई मुझे ना मिले तो मैंने सीधा घर की राह ली। मगर ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वो घर तक मेरा पीछा कर चुका था और मेरा घर भी देख चुका था। मैंने इस वाक़े के बारे में किसी को भी नहीं बताया था कि सब फिर उस लड़के का पूछते, जिसके बारे में मुझे खुद कुछ इल्म नहीं था। तभी मैंने सबसे ये बात छुपा ली, मगर डर ज़रूर लगा रहता कि कहीं वो घर पर ही ना आ जाए। वो लड़का तो घर नहीं आया, मगर 1 हफ्ते बाद मेरा रिश्ता ज़रूर आ गया। अम्मा ने बताया कि लड़का काफ़ी खूबसूरत है, शहर में नौकरी करता है और उसके घर में बस एक भाई और एक माँ है। मुझे क्या एतराज़ होना था, तभी हाँ कह दी। गो कि मैंने लड़के को नहीं देखा था, मगर माँ बाप की खुशी के लिए हाँ कह दी कि मेरी ज़िंदगी का हर फैसला उनको ही करना था। मेरी हाँ सुनने के बाद रिश्ता पक्का करने के साथ साथ ही मेरी शादी की तारीख भी रख दी गई। और ना सिर्फ मेरी बल्कि भाई की भी। इस घर से एक बेटी जाएगी तो दूसरी आकर रौनक लगाएगी और यूं शादी की तैयारियां होने लगी। मगर मैं अब तक अपना दूल्हा देख नहीं पाई थी। वक्त गुजरा और मेरी शादी हो गई, मगर मुझे दिल का दौरा तो तब पड़ते पड़ते बचा जब मैंने स्टेज पर बैठकर उस लड़के को अपने दूल्हे के रूप में देखा, जो उस दिन मेले में मेरा पीछा करता रहा था। वो अरीब था, जो मुझे यूं हैरान देखकर मुस्कुराया और फिर उसके संग रुखसत होकर उसके शहर वाले घर में आ गई, जहां वो अपनी माँ और भाई के साथ रहता था। घर आकर उसने बताया कि उसने मुझे मेले में पसंद कर लिया था और फिर रिश्ता भेजकर मुझसे शादी कर ली। जबकि मैं हैरानी रह गई कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों ड्रामों में होता है, और अब मेरे साथ भी फिल्मी सीन हो गया था। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि न सिर्फ अरीब बल्कि मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, जो मेरा बेटी की तरह ख्याल रखती थी। जबकि मुनीक एक मनमौजी सा लड़का था, जो 23 साल का यानी मुझसे 1 साल बड़ा था। वो पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद फारिग था, लेकिन बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिशें कर रहा था, जिसके लिए अरीब अपनी जमा पूंजी लगा रहा था। अरीब और मुनीब में भाइयों वाला प्यार मफकूद था, क्योंकि मुनीब वही करता था जो उसे पसंद होता था। उसे अपने मामले में किसी की रोक टोक पसंद नहीं थी, तभी अरीब उसे कुछ नहीं कहता था, जिसकी वजह से वो मजीद जिद्दी और हठधर्म हो गया था। लेकिन अरीब को फिर भी उसकी फिक्र रहती थी। हमारी शादी को 1.5 साल गुजर चुका था। एक तरफ मेरी सास का इंतकाल हो गया तो दूसरी तरफ मुनीब के दुबई जाने के इंतजामात हो गए। मेरी सास के इंतकाल के 1 हफ्ते बाद मुनीब दुबई चला गया था और उसके जाने के बाद मैं और अरीब अकेले रह गए। शादी को 2 साल गुजर गए, मगर हमारी औलाद ना हुई। दूसरी तरफ 2 माह बाद ही मुनीब ने वहीं किसी लड़की से शादी कर ली, जो रहती तो दुबई में थी, मगर थी पाकिस्तानी और मुसलमान। हमें कोई एतराज़ नहीं था कि ये मुनीब की ज़िंदगी थी। वो जिसे चाहे पसंद करता और जिसके साथ चाहे ज़िंदगी गुजारता। मगर फिर मुनीब की बीवी मर गई तो हमें यहाँ आना पड़ गया। अरीब की पहली नौकरी छूट चुकी थी और अब 2 महीने पहले ही उसे किसी दूसरी कंपनी में नौकरी मिली थी, जहाँ से छुट्टियाँ लेकर वो मुझे लेकर दुबई अपने भाई के पास आ चुका था। अगले दिन से मैंने घर का किचन संभाल लिया, क्योंकि मुनीब ने कोई मुलाजिम नहीं रखा हुआ था। मैं और अरीब वहीं रहने लगे थे। मुनीब की दुबई में ही एक कंपनी में जॉब थी, मगर मुनीब ऑफिस नहीं जाता था। हमारे पूछने पर उसने बताया कि उसने 1 महीने की छुट्टियां ली हुई हैं। हम यहीं पर रहने लगे। घर में बस हम 3 लोग ही होते, न हमारी कोई औलाद थी न ही मुनीब की। सारा दिन यूं ही घर के कामों में गुजर जाता। एक दिन मामूल के मुताबिक हम रात का खाना खा रहे थे, जब मेरा शौहर अरीब अचानक बोला कि मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ।
उसकी बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुई, मगर मुनीब खामोशी से प्लेट पर सर झुकाए खाना खाता रहा। मुझे लगा कि वो हम दोनों के जाने की बात कर रहा है। तभी मैंने कहा, ठीक है, मैं हमारी पैकिंग कर लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ से अपने लिए कुछ खरीदारी करना चाहती हूँ। मैंने अरीब को देखते हुए कहा, मगर तुम मेरे साथ नहीं चल रही? अरीब ने कहा तो मैं पहुँच खा कर रह गई और बेयकीनी से उसे देखा। मैंने खा लिया, मुनीब कहकर हाथ साफ करता हुआ उठकर अपने कमरे में चला गया। मगर मैं क्यों तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? मैंने मुनीब के जाते ही तेज लहजे में पूछा। तो अरीब ने खाने से हाथ खींचकर मुझे देखा। तुम यहाँ रहकर मेरे छोटे भाई का ख्याल रखोगी, वहाँ मुझे पाकिस्तान में कुछ काम है, तभी इतना अर्जेंट जाना पड़ रहा है, और तुम यहीं रहोगी और यहाँ रहकर मेरे छोटे भाई का ख्याल रखोगी। वो दो टोक अंदाज में कहकर उठ गया, जबकि मैं घबराई घबराई सी बर्तन समेटने लगी। वो मुनीब का भाई था जिस पर मुकम्मल भरोसा कर सकता था। मैं मुनीब की भाभी थी, उसकी सगी बहन नहीं, और नामहरम मर्द और औरत के दरमियान जब कोई ना हो तो उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। खुद पर मुझे भरोसा था, लेकिन मुनीब पर नहीं था। लेकिन ये बात मैं अरीब को नहीं समझा पा रही थी। अरीब ने अपनी टिकट बुक करवा ली थी, उसने अपना सारा सामान भी पैक कर लिया था। मैंने उसे मना भी किया था, मगर वो माना ही नहीं। जहां मैं उसके यूं अचानक चले जाने पर परेशान थी, वहीं खुद के यहां तन्हा रह जाने पर खौफजदा थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। और फिर मेरी इसी कश्मकश में अरीब पाकिस्तान वापस चला गया, मुझे अपने भाई का ख्याल रखने के लिए दुबई में उसके घर पर छोड़कर। उसके जाने के बाद मैं उसकी हिदायत के मुताबिक मुनीब का ख्याल रखने लगी। उसके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, पूरे घर की सफाई करती। गर्ज अब मैं ही ये सब करती थी। मुनीब ज़्यादातर घर पर ही रहता था, और जब तक घर पर रहता तब तक मैं किसी न किसी काम में खुद को मसरूफ़ रखती, ताकि मुझे उसके पास और उसके सामने बैठना ना पड़े। दिन में तो मैं कमरे से बाहर ही होती थी, लेकिन रात के वक्त मैं अपने कमरे में बंद हो जाती थी। न जाने क्यों मुझे मुनीब से खौफ सा महसूस होता था। काम के दौरान कभी कभी ऐसा लगता जैसे मुनीब मुझे घूर रहा है, लेकिन जब मैं उसे देखती तो वो किसी और तरफ मुतवज्जा होता। मुझे उस घर में तन्हा रहने से भी वहशत होने लगी थी, मगर अरीब मुझे यहाँ छोड़कर जा चुका था, और अब लेने पता नहीं कब आता। अरीब से अक्सर मेरी बात होती रहती थी, जो खैर खैरियत से वहाँ पहुँचकर अब जॉब पर जाना शुरू कर चुका था। मगर जैसे ही मैं उसे कहती कि मुझे वापस ले जाए, तो वो फौरन से या तो मौजू बदल देता या फिर मेरी बात टाल जाता और फ़ोन बंद कर देता। मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी थी, तभी मुझे इंसानी रवैये अच्छे से समझ आते हैं, और मैं इंसानों की नफ्सियात भी मिनटों में समझ लेती हूँ। यही वजह थी कि अरीब और मुनीब का रवैया मुझे उलझा रहा था, खासकर मुनीब का रवैया। मैं उन दिनों इसी उलझन में गिरफ्तार थी जब मेरी तबीयत खराब और बोझल सी रहने लगी। वजह से मैं अनजान थी, मगर मुनीब ने मुझे कोई मेडिसिन ला दी जिससे मुझे खासा फ़र्क पड़ा। अगर मैं अभी तक ठीक नहीं हुई और उल्टियाँ बदस्तूर जारी थी, मुझे लग रहा था कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। तभी मुनीब मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गया, जिसने मुझे मुकम्मल चेकअप के बाद कुछ अद्वियात दे दी कि मैं रोज़ उन्हें इस्तेमाल करूं, जिनको इस्तेमाल करने से वाकई मुझे इफाका होने लगा था, और मेरी तबीयत में न सिर्फ सुधार आया बल्कि उल्टियाँ भी रुक गई, जिस पर मैं मुनीब की शुक्रगुजार थी। मगर अब भी रात होते ही मैं कमरे में बंद हो जाती थी। मुझे यहाँ आकर रहते हुए 1 महीना हो चुका था। मामूल की तरह मैं आज भी सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आकर बंद हो चुकी थी और जल्द ही सोने के लिए लेट चुकी थी। न जाने रात का कौन सा पहर था जब अचानक मुझे अपनी देवरानी के रोने की आवाज़ आई तो मेरे होश उड़ गए। क्या ऐसा कैसे हो सकता था कि एक मरी हुई लड़की की मुझे आवाज़ें आने लगे? मेरी देवरानी यानी मुनीब की बीवी मर चुकी थी, फिर उसकी रोती हुई आवाज़ का मुझे यूं सुनाई देना मेरे लिए ना सिर्फ अचंभे का बल्कि खौफ का भी बाइस था। अक्सर वीडियो कॉल पर मैं अपनी देवरानी महरीन से बात करती थी और मैं उसकी आवाज़ अच्छे से पहचानती थी। तभी अब आने वाली लड़की की आवाज़ सुनकर मैं पहचान चुकी थी कि ये मेरी देवरानी महरीन की आवाज़ है। महरीन के रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, जिस पर मैं चुपके से बाहर निकली और आवाज़ के ताक़ुब में आगे बढ़ने लगी, जो एक कमरे से आ रही थी। मैंने आवाज़ का पीछा किया तो मेरा दिल धक से रह गया और खौफ से मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि सामने ही मेरा देवर मुनीब खिड़की की तरफ रुख किए खड़ा था, जबकि मेरी देवरानी महरीन सही सलामत उसके सामने बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसे सही सलामत देखकर मेरी आंखें फैली की फैली रह गईं, मगर इससे पहले कि हैरानी के बाइस मेरे मुंह से निकलने वाली चीख पूरे घर में गूंजती, मैंने तेजी से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को बाहर आने से रोका।
मैं उस वक्त मुनीब के कमरे की खिड़की में खड़ी थी, जहां अंदर की तरफ पर्दा लगा हुआ था, लेकिन उस वक्त वो पर्दा हल्का सा खिसका हुआ था, जिसकी वजह से मैं आराम से अंदर का मंजर देख सकती थी, मगर अंदर आने वाले मुझे नहीं देख सकते थे, क्योंकि बाहर अंधेरा था, जिसकी वजह से मैं उनको नजर न आती। लेकिन मेरा दिमाग साए साए कर रहा था कि मुनीब ने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मुझे माफ़ कर दो मुनीब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ पहुँचे। मुझे एक मौका देकर देखो, मैं अपनी हर गलती का अजाला कर दूंगी। महरीन रोती हुई मुनीब से माफ़ी मांग रही थी, मगर किस चीज़ की? मैं उलझी। माफ़ कर दूं? जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें कैसे माफ़ कर दूं? तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे भाई भाभी को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा, और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ करके एक मौका देकर देखूं। कैसे करोगी तुम अपनी गलती का अजाला? क्या वो माहो साल मेरे भाई भाभी को वापस लौटा सकती हो जो उन्होंने औलाद के बगैर गुजारे? क्या मेरी वो तकलीफ कम कर सकती हो जो मुझे तब हुई थी जब मुझे ये पता चला कि तुम मेरे ही भाई? मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए भी। मुनीब ने तल्ख और नफरत भरे लहजे में कहा था, मगर उसकी सारी बातें मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर ऐसा किया क्या था महरीन ने जो मुनीब उससे इतना नाराज था कि हमसे ये झूठ तक बोल दिया कि महरीन मर गई। मुझे शदीद बेचैनी हो रही थी। मैं जानती हूं मैं कुछ बदल नहीं सकती, न ही गुजरा वक्त वापस ला सकती हूं, लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांग लूंगी। मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देंगे। मेरी बदनसीबी तो देखो, अपने किए का अंजाम मैं अब तक भुगत रही हूँ, सुनता हूँ, मगर तुम्हारे भाई भाभी मुझे मरा हुआ समझ रहे हैं। महरीन ने रोते हुए मजीद कहा, तो ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब न मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह है, ना ही तुम्हें भैया भाभी से माफ़ी मिलेगी। अगर उन्हें सच का पता चल गया तो मजीद जिल्लत ज़रूर तुम्हारे हिस्से में आएगी। तो इससे बेहतर यही है कि इससे पहले कि भाभी उठें और तुम्हें यहाँ देखें, तुम यहाँ से चली जाओ। मुनीब ने अब की बार गुस्से भरे लहजे में कहा, यह मेरा घर है मुनीब, बीवी हूँ तुम्हारी, ऐसे मुझे यहाँ से निकल जाने का मत कहो। हक रखती हूँ मैं यहाँ रहने का। महरीन ने भीगे लहजे में कहा। मेरी अब बस हो रही थी, मजीद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे उनकी किसी भी आधी अधूरी बात की समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए अंदर जाकर उन्हीं से सब कुछ पूछने का फैसला किया। तभी मैं तेजी से आगे बढ़ी और जोरदार आवाज में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखते ही वो दोनों हड़बड़ा से गए, जबकि चेहरे पर परेशानी के तासुरात छाए हुए थे। भाभी वो, मुनीब ने कुछ कहना चाहा, जब मैंने हाथ खड़ा करके उसे कुछ भी बोलने से यानी बहाना बनाने से बाज रखा। कौन सा सच छुपा रहे हो तुम दोनों? तुमने कहा था कि महरीन मर गई है, तो फिर क्या ये इसको भूत है जिसने मरने के बाद भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ी? और ऐसा क्या किया है तुम्हारी बीवी ने जो हम इसे माफ नहीं कर सकते? क्यों इसे अपने घर से निकाल दिया और अब भी निकल जाने का कह रहे हो? इसकी वजह से हम कैसे औलाद से महरूम रहे? मुझे एक एक बात जाननी है, और वो भी बिल्कुल सच। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं और तुम्हारे भाई हमेशा के लिए तुमसे ताल्लुक तोड़ लेंगे। मैंने दो टोकर अटल अंदाज में अपनी हर बात पर जोर देते हुए कहा, तो मुनीब ने खूनखार नजरों से महरीन को देखा, जो घबरा कर सर झुका गई। बोलो, चुप क्यों? मुनीब को चुप देखकर मैंने चीख कर पूछा कि मेरे ज़ब्त का शीराजा बिखरने को था। आप अब तक माँ इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि महरीन हर 3 महीने बाद आपको हमल रोकने की दवाई खिलाया करती थी। मुनीब ने तेजी से कहा तो मेरी आंखें शौक के आलम में पूरी खुल गईं और मैंने बेयकीनी से महरीन को देखा, जो अब रोने लगी थी। उसे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया और फिर मैं अपने होश हवा से बेगाना हो गई। मैं कब तक बेहोश रही मैं नहीं जानती थी, मगर मेरी आंख जब खुली तो पहली निगाह खिड़की पर जा पड़ी, जहां से सूरज की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी, जिसका मतलब था कि रात ढलकर अब सुबह हो चुकी है। लेकिन खिड़की को देखते ही मेरे जहन में झमाका हुआ, क्योंकि ये मुनीब के घर की खिड़की नहीं थी। इस बात का एहसास होते ही मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने सोफे पर मुनीब और महरीन बैठे नजर आए, और ये कमरा किसी अस्पताल का कमरा था। वो शायद मुझे अस्पताल ले आए थे और मुझे रात का अब जाकर होश आया था। मैं कौनिए के बल उठकर सीधी हो बैठी। वैसे तो मैं ठीक ही थी, हाँ सर जरा बोझल बोझल सा था। मुझे होश में आते देखकर मुनीब और महरीन मेरी तरफ लपके और करीब आकर शर्मिंदा से सर झुकाकर खड़े हो गए। मुझे सब कुछ शुरू से जानना है, मैंने सख्त और सर्द लहजे में कहा। तो महरीन ने मुनीब को देखा, जो उससे नजरें मोड़े खड़ा था, और फिर बोलना शुरू हुई। उन दिनों मैं पाकिस्तान में अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शिरकत करने गई हुई थी। मैंने अरीब को वहीं उस शादी में देखा था जहां उसने लड़की वालों की तरफ से शिरकत की थी।
बाद में पता चला कि वो दूल्हे का दोस्त था। वो मुझसे 4 साल बड़ा था और पहली ही नज़र में मुझे पसंद आ गया। मुझे उससे मोहब्बत होने लगी। घर वाले मेरा रिश्ता देख रहे थे, तभी मैंने अरीब को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया। मुझे अपने हुस्न पर बहुत नाज था कि अरीब मुझे कभी भी ना नहीं करेगा, बल्कि मेरे हुस्न पर फिदा हो जाएगा। तभी मैंने उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने ना सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करता है और उससे उसकी शादी भी होने वाली है। मेरे सीने पर सांप लौट गए। अरीब को बहुत समझाया, मगर वो ना माना और तुमसे शादी कर ली, जिस पर मैंने इंतकाम लेने का सोचा और अरीब के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी की। उन्हीं दिनों मुझे अरीब के भाई यानी मुनीब के यहाँ आने का पता चला, जिस पर मैंने उसके यहाँ आने पर उससे दोस्ती की और उसे बहला फुसलाकर उससे शादी कर ली। हसद और इंतकाम की आग में मैं अंधी हो गई थी। मुझे लगता था कि तुमने अरीब को मुझसे छीना है, तभी मैं तुम्हें बेऔलाद रखना चाहती थी कि अरीब तुम्हें छोड़ दे और तुम्हें भी वही तकलीफ हो जो मुझे हुई। तब जब अरीब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जब मैंने मुनीब से शादी की, तो अरीब मुझे देखकर चौंका, मगर मैंने झूठ मूठ की उससे माफ़ी मांग ली, जिस पर वो चुप रह गया। मैं हर 3 महीने बाद तुम्हें और अरीब को चॉकलेट्स भेजा करती थी, जो मैं स्पेशल बनवाती और उनमें वो दवाई मिला देती जिससे तुम लोग माँ बाप न बन सको। मेरी नज़र में यही तुम लोगों से बेहतरीन इंतकाम था मेरा। लेकिन मेरा ये रवैया मुनीब के साथ बदलने लगा था और मैं इससे बहुत नफरत से पेश आने लगी थी, जिस पर मुनीब अक्सर चुप रह जाता। मगर एक दिन उसे पता चल गया कि मैंने उसे धोखा दिया है और उसी दिन उसने मुझे घर से निकाल दिया, जिसके बाद मैं अपने मैके चली गई। मगर भाई भाभियां अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। उनके लिए मैं अनचाहा बोझ थी, जिसकी जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता था। वहां रहकर और खुद को बेमोल महसूस करके मुझे एहसास होने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और जब पछतावा मजीद गहरा होने लगा, तो मैं मुनीब के पास वापस आई ताकि वो मुझे एक मौका दे सके और मुझे माफ कर दे। महरीन बोलकर चुप हो गई तो मैं बेसाख्ता रोती चली गई। मगर तभी मुनीब बोलने लगा, मुझे जब पता चला कि मेरी बीवी मेरे भाई और भाभी से इंतकाम लेने के चक्कर में ना सिर्फ मुझे धोखा देती रही है, बल्कि मेरा इस्तेमाल भी करती रही है और इसकी वो सारी मोहब्बत झूठ थी, तो मैंने इसे घर से निकाल दिया कि अब इसे कभी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगा और आप लोगों से झूठ बोल दिया कि ये मर गई है। इस सब के बाद मैं डिप्रेशन में रहने लगा और इतना डिप्रेस हो गया कि एक बार खुदकुशी की कोशिश भी की, जिसके बारे में अरीब को पता चल गया और वो आपको लेकर यहाँ आ गया। जिसके बाद वो खुद पाकिस्तान वापस चला गया कि वहाँ उसे ऑफिस का काम था। उसने आपको मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी ताकि मैं अकेले में फिर से खुदकुशी करने की कोशिश न करूं। और इसके अलावा भी एक मकसद था, आपको यहाँ लाने का। मुनीब बोलकर चुप हुआ तो मैंने भीगी निगाहें उठाकर सवालिया अंदाज में उसे देखा, जो अब मुस्कुरा रहा था। अरीब आपका चेकअप करवाना चाहता था। उसे लगता था कि अगर आपको पता चला तो आपको लगेगा कि अरीब की आपके लिए मोहब्बत कम हो गई है। तभी उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। रिपोर्ट्स में पहले ही डॉक्टर को दिखा चुका था और फिर आपका चेकअप भी हो गया। जिस दिन आपको फूड पॉइजनिंग हुई थी, लेकिन वो फूड पॉइजनिंग नहीं थी, बल्कि हमल की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई थी। और मुबारक हो, मैं चाचू बनने वाला हूँ। मुनीब ने बताया तो पहले मैं हैरान हुई, मगर फिर एकदम खुशी से हंस दी। महरीन मुझे देखकर बाहर जाने लगी जब मैंने उसका हाथ थाम कर उसे रोका और अपना दिल बड़ा करके उसे माफ कर दिया और मुनीब से भी उसे माफ कर देने को कहा। अरीब भी बेहद खुश था, उसने भी महरीन को माफ कर दिया था। महरीन और मुनीब एक बार फिर एक हो गए और मैं वापस पाकिस्तान आ गई, जहां मेरा महबूब शौहर मेरा मुंतज़िर था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।